गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 5 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं, वो कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में वन लाइनर करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज बहुत अच्छा और शानदार करंट अफेयर्स आया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेंगोंग तसो झील के बारे में बात करते हैं। पेंगोंग दोस्तों ऐसे इंग्लिश के अंदर ऐसे है, पेंगोंग तसो। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है झील? ये पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र के अंदर पड़ती है और चाइना के द्वारा इस झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि इस झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ा जा सके। ये ब्रिज अभी चीनी क्षेत्र के अंदर है, लेकिन ये झील एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे है। इस झील का मैप के माध्यम से आगे बात करेंगे अगली स्लाइड के अंदर। और ये ब्रिज निर्माण होने की वजह से जो चाइना की लिबरेशन आर्मी है, पीपुल लिबरेशन आर्मी, उसके लिए दोनों क्षेत्रों में सैनिक हो गया, उपकरण वगैरह है, उसको स्थानांतरित करने में एक तरह से बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। और इसको लेके भारत और जो चाइना है उन दोनों के बीच में ऑलरेडी क्या है कि विवाद वगैरह, टेंशन वगैरह हाई हो चुका है। तो यदि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह बन जाता है किसी क्षेत्र के अंदर, तो जरूर उस देश को फायदा पहुंचाता है। देख, मैप में आप देख सकते हो, ये अपना प्यारा भारत है। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये पेंगोंग तसो झील है, जो ये देख देख सकते हो आप, एलएसी के बीच से गुजर, एलएसी है ना, इस झील के दोनों दो भागों में बांटती है। पेंगोंग तसो झील को एलएसी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो भारत और चाइना के बीच में है, वो इस झील को दो भागों के अंदर बांटती है। और चाइना के द्वारा जो अपना वाला क्षेत्र है इस झील का, उसके उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कर रहा है। और ये एक तरह से डिफिकल्ट क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है और उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र की वजह से क्या है कि ये जो घाटी वगैरह है, इसको जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कर रहे हैं। और कुछ देख सकते हो, ये इसके झील के जस्ट ऊपर हॉट स्प्रिंग है, जिसको लेके भी चाइना और गलवान वैली, जो रिसेंट में एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे ज़बरदस्त टेंशन वगैरह क्रिएट हो गई थी, अभी भी मामला सुलझा नहीं पाए। तो ये गलवान वैली क्षेत्र है, यहीं पे आसपास दौलत बेग दी रोड है, ठीक है। और ये पूरा पूरा क्षेत्र है। 1962 में चाइना के द्वारा युद्ध के माध्यम से हथिया लिया था। अक्साई चीन बोलते हैं इस क्षेत्र को, ठीक है। ले हो गया, कारगिल, ये है सक्साम वैली। ये सक्साम वैली घाटी है जो पाकिस्तान के पास में थी, लेकिन इसने चाइना को गिफ्ट के अंदर दे दी थी। तो ये सक्साम वैली, ये पूरा पूरा सियाचिन ग्लेशियर है, जिसपे चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, लेकिन भारत के पास में कंट्रोल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे लोकेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इधर का पूरा एरिया ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ठीक है। तो ये याद रखें, यहाँ सक्सम वैली हो गया। अब झील के बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये पेंगोंग तसो झील है, वो पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत, जो चाइना का जो क्षेत्र है ना, उसको पश्चिम तिब्बत बोलते हैं, उन दोनों के बीच में फैली हुई है। और इसको 5 उप झीलों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। ये झील है, इसको 5 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है, जिसको पेंगोंग तसो, तसो नायक, रम तसो, ये इस तरह की झीलें वगैरह हैं उप झील के तौर पे, जो याद रखना जरूरी नहीं है। बस आप ये याद रखो, ये पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के अंदर पड़ती है और एलएसी है, इस झील के बीच से गुजरती है। और इस झील की समग्र लंबाई का लगभग 50% हिस्सा है वो तिब्बत चीन के भीतर है, यानी चाइना के पास में इसका 50%। और 40% जो क्षेत्र है वो भारतीयों के पास में, लद्दाख में आता है। और ये भारत और चीन के बीच में एक वास्तविक यानी रियल बफर जोन है। इस बफर जोन का निर्माण किया गया है एक तरह से कि कुछ रूल्स वगैरह, बाउंड्री वगैरह डिसाइड की गई है कि एक तरह से क्या है कि वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह ये करने का अधिकार वगैरह नहीं है दोनों देशों के पास में। तो एक तरह से बफर जोन का निर्माण किया गया है इस झील को लेके। सर्दियों के अंदर ये एक खारे पानी की झील है, याद रखना। पेंगोंग तसो झील एक खारे पानी की झील है, लेकिन खारे पानी की झील होने के बावजूद भी ये झील है वो सर्दियों के अंदर पूरी तरह से जम जाती है, ठीक है। और इसमें एक छोटे से ऊंचे रिज द्वारा सिंधु नदी बेसिन से अलग एक बंद भूमि बेसिन है। इस झील है एक तरह से घाटी के अंदर है, ठीक है। तो एक बंद भूमि क्षेत्र है पूरा पूरा, जो बफर जोन के रूप में है। और ये एक खारे पानी की झील है, ये चीज़ भी याद रखना। तो ये अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर, सेंसस और एनपीआर के बारे में बात करते हैं। क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि हाल ही में सरकार के द्वारा
एनपीआर और जनगणना के लिए जो पहला चरण स्टार्ट होने वाला था 2021 के अंदर उसको सितंबर 2021 तक 22 तक स्थगित कर दिया गया। यानी एनपीआर वगैरह सेंसस वगैरह कंडक्ट होना था, लेकिन इसको सितंबर 2022 तक है, वो अभी सरकार के द्वारा इसको पहला चरण है इसका स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। तो अपन जनगणना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले भारत के अंदर जो जनगणना का जो प्रयास था वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के अंदर हुआ था। लॉर्ड मेयो जो ब्रिटिश वाइसराय थे उस टाइम, और 1872 के अंदर 1870 से लेके 1874 के आसपास लॉर्ड मेयो रहे थे, और 72 के अंदर भारत में पहली बार जनगणना का प्रयास किया गया था। और वास्तविक तौर पे यानी पूरी संपूर्ण भारत की जनगणना सबसे पहले 1881 में आयोजित की गई थी। ये चीज़ भी याद रखना। ये प्रति 10 सालों के अंदर एक बार कंडक्ट की जाती है। दशकीय जनसंख्या बोल सकते हो। और अब तक कितनी जनसंख्या हो चुकी है भारत में? जनगणना हो चुकी है 15 जनगणना। लास्ट की जनगणना कब हुई है? 2011 को। तो अब तक 15 जनगणनाएं भी हो चुकी है, ये चीज़ भी याद रखना। और कौन इसका काम कौन करता है? जनगणना का जो काम है वो पूरा का पूरा गृह मंत्रालय के अधीन एक महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त यानी ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, उसके द्वारा ये पूरा का पूरा काम किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याद रखना दोस्तों। भारत में प्राचीन काल के अंदर भी क्या है कि जनगणना को लेके कुछ सबूत वगैरह मिले हुए हैं। ऐतिहासिक बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले प्राचीन काल के अंदर ये पता चलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी प्रकार की जनगणना हुई थी, और ये ऋग्वेद के अंदर इसका वर्णन वगैरह मिलता है। तो याद रखना। सबसे यदि बोले ना कि हाँ भी प्राचीन भारत में कहाँ कहाँ पे अपने को जनगणना का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के अंदर सबसे प्राचीन स्रोत के रूप में कौटिल्य के द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र है, जो मौर्य शासनकाल के दौरान, उसमें कुछ जनगणना से संबंधित आंकड़े वगैरह दिए गए हैं, और राज्य प्रशासन में को लागू करने के लिए किस तरह आंकड़े वगैरह इंपॉर्टेंट्स रहते हैं, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर बताया गया है। इसके अलावा आईने ए अकबरी जो अकबर काल था ना, उस टाइम क्या है कि अबुल फजल के द्वारा आईने ए अकबरी लिखी गई थी, और उसमें भी क्या है कि जनगणना से संबंधित अधिकारी वगैरह उनका वर्णन वगैरह किया गया है। तो ये ऐतिहासिक स्रोत है, ये थोड़े से आप जरूर याद रखना दोस्तों। अब आपको एनपीआर और जनगणना है उसके बारे में अंतर वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले जो एनपीआर क्या होता है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या होता है, वो बताता हूँ दोस्तों। एनपीआर क्या होता है? देश के प्रत्येक आम नागरिक, यानी प्रत्येक आम नागरिक, इसमें क्या है कि विदेशी और भारतीय दोनों शामिल है। एनपीआर के अंदर विदेशी और भारतीय दोनों शामिल है। प्रत्येक आम नागरिक उनका एक विस्तृत पहचान डाटाबेस तैयार करता है। एनपीआर के अंतर्गत प्रत्येक आम नागरिक का एक विस्तृत पहचान डाटाबेस तैयार करता है, जो भारत में प्रत्येक सामान्य निवासी, और सामान्य निवासी की क्या है, उनको जितने भी क्या है कि सामान्य निवासी हैं उनको एनपीआर के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। और सामान्य निवासी क्या रहता है, ये गृह मंत्रालय के अनुसार परिभाषा ये दी गई है कि वह व्यक्ति जो पिछले कम से कम 6 महीनों के अंदर किसी स्थानीय क्षेत्र के अंदर रह रहा है, या अगले 6 महीनों आने वाले 6 महीनों के अंदर या उससे अधिक टाइम तक उस विशेष स्थान में रहने का एक इरादा रखता है, तो उसको सामान्य निवासी के रूप में कहा जाता है। और सामान्य निवासी के सारा का सारा जो डाटा वगैरह है वो एनपीआर के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य रहता है। तो ये एनपीआर है। आम नागरिक को आपको इसमें विदेशी भी शामिल रहते हैं। लेकिन सेंसस है, यानी जो जनगणना है, वो 10 सालों के अंदर एक बार होती है। इसके माध्यम से एक समान विवरण रहता है, एक सामान्य विवरण रहता है, किंतु इसकी जो जानकारी रहती है वो जनगणना अधिनियम 1978 की धारा 15 के अनुसार जो भी जनगणना के अंदर एकत्रित की गई जानकारी वगैरह है वो सारी की सारी गोपनीय रखनी पड़ती है। सरकार को क्या है कि जो व्यक्तिगत स्तर की जो भी जानकारी वगैरह रहती है जनगणना के अंतर्गत, वो सारी की सारी क्या करना पड़ता है, गोपनीय रखनी पड़ती है। ये जनगणना अधिनियम 1948 के अंदर बोला गया है। इसके बारे में बता रहा था मैं। एनपीआर क्या होता है? एक पान इंडिया एक्सरसाइज है, यानी पूरे देश भर के अंदर सामान्य जो भी नागरिक वगैरह हैं उनसे संबंधित। हालांकि असम को बाहर कर सरकार के द्वारा जो एनपीआर का अभी ये पहला चरण चलने वाला था उसमें असम को बाहर किया गया था, क्योंकि असम के अंदर ऑलरेडी सीए वगैरह से संबंधित कुछ क्या है कि वहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है। वहाँ पे क्या है ऑलरेडी क्या है कि सेंसस वगैरह कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। तो
इसके अंदर डेट हो गया, प्लेस हो गया, बर्थ वगैरह, ऐसी यूजुअल क्या कि रेजिडेंस की जानकारी वगैरह रहती है। अपन कोई सामान्य निवासी रहते हैं उसकी सामान्य कोई जानकारी वगैरह है वो एनपीआर के अंदर का स्टोर की जाती है, जैसे आधार हो गया, पासपोर्ट वगैरह, वोटर आईडी, ये सारा कुछ। यूजुअल रेजिडेंस के बारे में आपको मैंने बताया था, ऐसा कोई व्यक्ति हो गया जो पिछले 6 महीनों से कम 6 महीनों से उस क्षेत्र के अंदर रह रहा है या आने वाले 6 महीने के अंदर रहने का कोई इरादा रखता है, उससे सामान्य निवासी के तौर पे भी कहते हैं, ठीक है। और इसको जो एनपीआर का जो डाटा वगैरह है उसको एक आइडेंटिटी के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। और आधार हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस तरह की जो आईडी वगैरह है ये शेयर करना, एनपीआर के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए शेयर करना ये वॉलेंट्री है, यानी कंपलसरी नहीं है। यदि कोई डाटा वगैरह ये अब आप मना भी कर सकते हो जब आपसे कोई आधार वगैरह का डाटा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें मांगे, तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों। लास्ट एनपीआर कब तैयार किया गया था? 2010 के अंदर, और अभी 2021 के अंदर, क्योंकि लास्ट जो जनगणना थी वो 2010 के अंदर स्टार्ट करके 2011 के अंदर पब्लिश हुई थी, तो उसी के साथ में ये कंडक्ट करवाया गया था और वापस अभी इस पर एक बार स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, हमास और गाजापट्टी के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि हाल ही में हमास शासित क्षेत्र से इजराइल के अंदर रॉकेट वगैरह है वो दागे गए थे, और उसके प्रत्युत्तर के अंदर इजराइल के द्वारा गाजापट्टी के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए गए थे। तो अभी वापस टेंशन वगैरह बढ़ रही है वहाँ पे हमास और गाजापट्टी क्षेत्र के अंदर। हमास क्या है? हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामिक राजनीतिक संगठन है और एक आतंकवादी समूह है जो फिलिस्तीन, इजराइल की जगह फिलिस्तीन को बसाना चाहता है, फिलिस्तीन जैसे राज्य की स्थापना करना चाहता है। तो हमास एक तरह का इस्लामिक राजनीतिक एवं आतंकवादी संगठन के रूप में, जिसकी स्थापना 1987 के अंदर हुई थी, और ये चाहता है कि वहाँ पे इजराइल की जगह फिलिस्तीन राज्य का निर्माण, और ये पूरा जो क्षेत्र है वो फिलिस्तीन के नागरिकों का अधिकार हो। तो एक तरह से क्या है कि राजनीतिक संगठन है। गाजापट्टी क्या है? गाजापट्टी के अंदर क्या है कि एक तरह से शरणार्थी वगैरह रहते हैं, जितने भी जो विस्थापित आबादी वगैरह है उनकी बड़ी संख्या गाजापट्टी के अंदर रहती है। और ये गाजापट्टी मिस्र और वर्तमान जो इजराइल है उनके मध्य एक संकरी सी तटीय पट्टी है, तटीय क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं। और गाजापट्टी के अंदर जो अधिकांश पॉपुलेशन है वो 70% के आसपास क्या है कि शरणार्थी के रूप में। ये देख सकते हो इजराइल का मैप है, ये पूरा आपको दिख रहा है, ये इजराइल का मैप है। और गाजापट्टी ये जो क्षेत्र है ना, तटवर्ती क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, ये भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के पास में ये पूरा इजिप्ट हो गया। इजिप्ट और इजराइल के तटीय क्षेत्र के अंदर ये गाजापट्टी है, जहाँ पे ज़्यादातर शरणार्थी वगैरह रहते हैं। और यहीं पे क्या है कि रॉकेट के हमले वगैरह, यहाँ से हमास वगैरह है वो इजरायली क्षेत्र के अंदर कार्रवाई वगैरह करता है। ये जेरूसलम है, ऊपर क्या है कि वेस्ट बैंक है, और यहाँ पे गोल्डन हाइट्स है जो सीरिया के माध्यम, सीरिया से इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। गाजापट्टी है वो मिस्र से अधिकार किया था, जबकि वेस्ट बैंक है वो जॉर्डन से। तो इस तरह इजराइल ने 3 से 4 देशों के साथ में युद्ध के माध्यम से ये क्षेत्र वगैरह है उन पे कब्जा किया था। इजराइल की सीमा वगैरह याद रखना, क्योंकि इससे लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते। तो जॉर्डन याद रखना जो सीमा बनाता है, दूसरा सीरिया बनाता है, तीसरा लेबनान ऊपर से उत्तर से, ठीक है, और दक्षिण के अंदर इजिप्ट सीमा बनाता है। तो ये कुछ क्षेत्र वगैरह हैं जो आप जो कंट्रीज़ वगैरह हैं जो इजराइल के साथ में क्या कि सीमा वगैरह बनाता है। तो ये लोकेशंस वगैरह आप जरूर याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, रानी वेलु नचियार के बारे में बात करते हैं। क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा 3 जनवरी को रानी वेलु नचियार को जयंती थी, उसको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। ये जो रानी है ये तमिलनाडु के शिवगंगई जिले के अंदर 18वीं सदी के अंदर, जिन्होंने क्या है कि अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ी थी। और कहा यह भी जाता है कि रानी वेलु नेचियार औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी, जिसका जो राज्य था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, उसके खिलाफ उन्होंने युद्ध किया था और उसको वापस प्राप्त किया था। तो ये भारत की औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी, रानी वेलु नचियार, जो तमिलनाडु के अंदर थी 18वीं सदी के अंदर। 1772 के अंदर ब्रिटिश सेना और आरकोट के जो नवाब थे, यानी जो रानी वेलु नचियार थे, उनके जो पतिदेव थे, उनके बीच में शिवगंगई के अंदर ये 1772 के अंदर युद्ध वगैरह हुआ था, जिसमें इनके पति की मृत्यु हो गई थी। और जो शिवगंगई है उस पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया था, लेकिन उन्होंने युद्ध करके औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ युद्ध करके वापस अपने राज्य को प्राप्त किया था। और उसके लिए उन्होंने अपने
एक महिला टुकड़ी का निर्माण किया था जिसका नाम है उदययाल। ये टुकड़ी वगैरह भी आप याद रखना, बस आप इतना याद रखना, ये तमिलनाडु के अंदर है और औपनिवेशिक सत्ता के टाइम ब्रिटिश काल के दौरान की ये बहादुरी के साथ लड़ी थी। नेक्स्ट दोस्तों, गिट हब ऐप के बारे में बात करते हैं। गिट हब ऐप ये एक तरह से कंट्रोवर्सी अभी हाल ही के अंदर हुई है। क्या बात है दोस्तों, ये एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। गिट हब ऐप है दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक तरह से क्या है कि कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि भारत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका यौन उत्पीड़न करने वाला एक आपत्तिजनक ऐप के रूप में बनाने और साझा करने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी सेवा का उपयोग किया गया था। क्योंकि ये कम्युनिटी एक तरह का डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे क्या है कि आपस में क्या है कि बातचीत के माध्यम से डेवलपर्स रहते हैं उनके साथ कांटेक्ट करके कुछ ऐप वगैरह बनाने की बात की गई थी, जिसमें भारतीय जो मुस्लिम महिलाएं उनको यौन उत्पीड़न वगैरह है उनकी आपत्तिजनक नाम से क्या कि ऐप वगैरह बनाने के लिए इस गिट हब ऐप पे डेवलपर के साथ में ये चर्चा वगैरह की गई थी। तो ये चीज़ें आप याद रखना दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। इसमें होता क्या है कि कोई भी डेवलपर होता है वो प्लेटफॉर्म पर जो भी सॉफ्टवेयर कोड हो गया या ऐप कोड वगैरह है उसे अपलोड कर सकता है दूसरे के साथ में सहयोग करने के लिए, सुधारने के लिए, उसकी त्रुटियां वगैरह समस्या को ठीक करने के लिए। एक तरह जो आपस में क्या है ऐप से रिलेटेड कोई या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है, चाहे उसको निर्माण करना हो या उसमें कोई भी सुधार वगैरह करना हो, तो इसमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक तरह से डेवलपर के साथ में कांटेक्ट किया जाता है और इस यही कांटेक्ट किया गया था कि एक इस तरह का ऐप का निर्माण किया जाए जिसमें क्या है कि महिलाओं के आपत्तिजनक यौन उत्पीड़न को दिखाया जा सके। ये जो गिट हब ऐप है वो 2005 के अंदर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग डेवलपर लूनस ट्रोवल्डर्स के द्वारा निर्मित किया गया था। ये याद रखना जरूरी नहीं है, बस आप इतना गिट हब ऐप के बारे में याद रखना, ये कंट्रोवर्सी हुई थी, ये याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, नीट 3.0 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ये नीट की फुल फॉर्म है। और क्यों न्यूज के अंदर है, क्योंकि इसको एक एकल मंच के रूप में हाल ही के अंदर शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत में छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एक एडटेक समाधान के लिए, कौन सा दोस्तों, एडटेक समाधान को बढ़ावा देने के लिए और उनका पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच के तौर पे शिक्षा मंत्री के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीकी जो समाधान है उसको उपयोग के लिए प्रदान करने के लिए छात्रों को दिया जाएगा इसको एक तरह से, और ताकि क्या है कि जो शिक्षार्थी वगैरह हैं उनको एकल मंच के तौर पे ये प्लेटफॉर्म मिले, इससे संबंधित जो तकनीकी समाधान है उसका उपयोग करें और एडटेक से संबंधित कोई समाधान वगैरह के अंदर उसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, ताकि क्या है कि युवाओं को रोजगार क्षमता उनके अंदर बढ़ाई जा सके। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, 2021 की जो गोल्ड इम्पोर्ट लिस्ट रिपोर्ट है वो हाल ही के अंदर जारी की गई थी सरकार के द्वारा, और उसमें बताया गया है कि 2021 के अंदर सोने के आयात पर 55.7 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रूप से खर्च वगैरह किया गया था। इतना भारत ने, सोना भारत के लिए कितना ज़्यादा, भारतीय लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत ने 2021 में 55 बिलियन डॉलर है वो रिकॉर्ड रूप से सोने का आयात वगैरह किया गया था। कितने टन के हिसाब से देख सकते हो, 2021 में 1050 टन सोने का आयात किया गया भारत के द्वारा बाहर से। ठीक है, जबकि 2020 के अंदर, क्योंकि 2000 अब तक का सबसे ज़्यादा सोने का आयात किया गया है, यानी जब से, हालांकि 2011 के आसपास लगभग 53 बिलियन डॉलर के आसपास सोने का आयात वगैरह किया गया था। 2020 के अंदर देख सकते हो केवल 430 टन का ही सोने का आयात किया गया था। लेकिन उस टाइम क्या कोई, अभी 2021 के अंदर क्यों इतनी ज़्यादा डिमांड वगैरह है, क्योंकि कोविड के बाद में क्या रिस्ट्रिक्शन वगैरह कम हुई है और थोड़ा सा क्या ओपन हुआ है, और साथ में क्या कि शादियों के द्वारा जितनी भी क्या है कि जो 2020 की जो शादियां वगैरह थी सारी पोस्टपोन थी, और इसकी वजह से क्या है कि अत्यधिक डिमांड वगैरह रही है। और तो आप याद रखना कि 55 बिलियन डॉलर के समथिंग सोने का आयात किया गया था। और भारत में क्या है कि इतना ज़्यादा सोना क्यों आयात किया जाता है, क्योंकि भारत के अंदर घरेलू तौर पे सोने के उत्पादन वगैरह है वो बहुत कम होता है।
एक तरह से क्या है कि नए के बराबर सोने का उत्पादन किया जाता है और इसकी वजह से क्या है कि सोने का भारत के द्वारा आयात करता है। हालांकि इसके चलते क्या है कि भारतीय जो रुपया रहता है उसका अवमूल्यन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो डॉलर जैसी महत्वपूर्ण मुद्रा वगैरह है उसको इंपोर्ट के अंदर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि एक तरह से भारत के अंदर डॉलर की कमी होने के साथ साथ में जो रुपये है उसका भी डिवोल्यूशन होता है, एक तरह से अवमूल्यन होता है। ये चीज़ भी याद रखना। और विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी भारत की कमी आती है। भारत सबसे बड़ा सोने का आयातक देश है। भारत को कौन कौन जो निर्यात करता है ये चीज़ याद रखना। स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, चीन, ये 3 भारत को सबसे ज़्यादा सोने का निर्यात करने वाले देश हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? स्विट्जरलैंड से, उसके बाद में सऊदी अरब, चाइना, हालांकि कि दुबई से भी अपने को बहुत ज़्यादा प्रिय है सोना वगैरह के, तो ये चीज़ भी याद रखना। एक सरकार के द्वारा क्या है कि 1968 के आसपास एक बिल भी सोने से रिलेटेड रेगुलेशन के लिए एक बिल वगैरह लेके आई थी, जिसको संसद के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। अब कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। एक तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था, ब्रेल लिपि को लेकर एक दिवस मनाया गया था जो प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के अंदर जो ब्रेल लिपि है उसके महत्व को रेखांकन करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ब्रेल जो लिपि है अपने जो दिव्यांग, जो नेत्रहीन और दृष्टिबाधित जो लोग वगैरह रहते हैं उनके द्वारा प्रयोग किया जाने वाली एक तरह से पद्धति है। ठीक है, किनके द्वारा? नेत्रहीन और दृष्टिबाधित। ठीक है, और इस ब्रेल लिपि का आविष्कार कब किया गया था? 1824 के अंदर। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, खनिज विदेश इंडिया के बारे में बात करते हैं, यानी काबिल। एक नया संयुक्त उपक्रम की स्थापना खान मंत्रालय के द्वारा की गई है, खनिज विदेश इंडिया। ठीक है, खान मंत्रालय के द्वारा 3 कंपनियों को मिला के एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई है, जॉइंट वेंचर है, उसकी स्थापना की गई है काबिल की। किन किन कंपनियों को मिला है? एक तो हिंदुस्तान कॉपर, दूसरा नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, और तीसरा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन। इन तीनों कंपनियों को मिला के एक जॉइंट वेंचर की स्थापना की गई है जिसका नाम है काबिल, शॉर्ट रूप में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो एक तरह से खनिज विदेश लिमिटेड है, तो इस वेंचर के माध्यम से खान मंत्रालय के द्वारा विदेशों के अंदर जो लिथियम और कोबाल्ट की जो खानें वगैरह हैं, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और क्या है कि जो ब्राज़ील वगैरह है, वहाँ पे क्या है कि लिथियम और क्या है कि कोबाल्ट के भंडार वगैरह उसका अधिग्रहण वगैरह, उन खानों पे अधिग्रहण वगैरह के लिए इस जॉइंट वेंचर की स्थापना की गई है, ताकि भारत को जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर और ई मोबिलिटी क्षेत्रों के अंदर कच्चे माल की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया जा सके। विदेशों के अंदर खान वगैरह जो मूल्यवान धातु है, जैसे लिथियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण धातु है, उसका अधिग्रहण वगैरह करके भारत को कच्चे माल की जो पूर्ति वगैरह है वो किया जा सके। नेक्स्ट दोस्तों, यूनिफाइड प्रेसेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करें, यूपीएमएस। ये एनपीसीआई की एक पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है जिसका नाम क्या है? एनपीसीआई बिल पे लिमिटेड। एनपीसीआई बिल पे लिमिटेड के द्वारा ये यूपीएमएस है वो लॉन्च किया गया है, ये चीज़ याद रखना। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में जो बिल भुगतान को समृद्ध और सरल बनाने के उद्देश्य से यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उस नामक की एक यूनिट फेल किसके द्वारा की गई है? एनपीसीआई की बिल पे लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एनपीसीआई दोस्तों एक अम्ब्रेला संगठन है जो आरबीआई के अंतर्गत आता है, आरबीआई के एक विशेषीकृत प्रभाग के अंतर्गत आता है, और ये वैसे मूल रूप से किसके अंतर्गत कार्य करता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला संगठन है, ये चीज़ भी याद रखना। और भारत के अंदर जो पूरा खुदरा भुगतान है, रिटेल पेमेंट सिस्टम है, उसकी निपटान प्रणाली से जुड़ा हुआ पूरा संचालन करने का उत्तरदायित्व है वो एनपीसीआई के पास में। एक नया कोविड वेरिएंट प्राप्त हुआ है फ्रांस के अंदर, IHU। ये कोविड का एक नया वेरिएंट है जिसकी खोज कहाँ पे की गई है? फ्रांस के अंदर। ठीक है, इस वेरिएंट का नाम वगैरह ये दिया गया है कोरोना वायरस न्यू वेरिएंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये वेरिएंट वगैरह याद रखिए। और ये ओमिक्रॉन उस वेरिएंट की तुलना के अंदर ज़्यादा खतरनाक है, इसके अंदर जो म्यूटेशन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ये फ्रांस के अंदर जो मिला हुआ नया वेरिएंट है वो और ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट दोस्तों, इसरो के मिशन के तौर पे ये लास्ट न्यूज़ है आज की।
जिसको जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही के अंदर क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये घोषणा की गई थी कि 2022 के अंदर इसरो के द्वारा क्या क्या किया जाएगा। तो एक तो PSLV के माध्यम से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 4 और 6 को छोड़ा जाएगा। इसके अलावा 2022 के अंदर आदित्य L1 जो सूर्य की कोरोना वगैरह है उसको अध्ययन करने के लिए, सूर्य का जो वातावरण है उसको अध्ययन करने के लिए आदित्य L मिशन छोड़ा जाएगा। चंद्रयान 3 जो एक्सपोसैट और एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन के साथ साथ ये IRNSS को भी लॉन्च किया जाएगा। ये 2022 के अंदर इनको लॉन्च किया जाएगा। मुख्य तौर पे आप याद रखिए आदित्य L1 और चंद्रयान 3। इसके अलावा 2022 के अंदर ये दिशा नामक विनस मिशन और इसरो का है कि सिनस और तृष्णा, ये 3 से 4 प्रोजेक्ट हैं जो इसरो के द्वारा 2022 के अंदर लॉन्च किए जाने। अभी तृष्णा के बारे में बताता हूँ। तृष्णा क्या है? एक तरह से तृष्णा का मुख्य उद्देश्य ये है कि भूमि की जो सतह है उसके तापमान का मानचित्रण करना है तृष्णा के माध्यम से। और भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है ताकि तृष्णा पानी के उपयोग की निगरानी भी तृष्णा के माध्यम से किया जाएगा। तो तृष्णा उपग्रह जो 2022 में लॉन्च होने वाला है, जो भारत और फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भूमि की सतह में पानी के उपयोग के साथ साथ तापमान का भी एक मानचित्र करने का काम करेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों निसार मिशन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ये नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है। निसार से अब नाम से पता चल रहा है, नासा, एन का अर्थ नासा, आई का अर्थ है इसरो, ठीक है। निसार का अर्थ है सिंथेटिक अपार्चर रडार। एक तरह से कि ये क्या है कि सिंथेटिक अपार्चर रडार है नासा और इसरो की। इस रडार का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो परिवर्तन वगैरह है उसको मापने का काम करेगा निसार के माध्यम से। निसार मिशन एक सिंथेटिक अपार्चर रडार है जो 2 एजेंसियों के द्वारा इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो भी परिवर्तन वगैरह है उसका अवलोकन करने का काम करेगा। नेक्स्ट दोस्तों दिशा है। ये एक जुड़वा उपग्रह प्रणाली है जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी सबसे जो ऊपरी पर्वत है, ऊपरी परत कौन सी है, बाह्य मंडल के तौर पे, उसका अध्ययन करने के लिए दिशा उपग्रह है, वो जुड़वा उपग्रह प्रणाली लॉन्च किया जाएगा। ये चीज़ भी याद रखना। एक लास्ट में और न्यूज़ देख लेते हैं भारत में बेरोजगारी दर के बारे में। हाल ही के अंदर किसके द्वारा? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये डाटा वगैरह लॉन्च किए गए थे दिसंबर 2021 के। और उसके हिसाब से भारत की जो बेरोजगारी की जो स्थिति है उसका अध्ययन करके इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और दिसंबर के अंदर भारत के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 7.91 है, यानी लगभग 8% के आसपास भारत में बेरोजगारी दर है। जो नवंबर महीने यानी 1 महीने पहले ये 7% के आसपास थी, यानी बेरोजगारी बढ़ी है। और हरियाणा के अंदर, राज्यों के अंदर मामले में बात करें ना, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, लगभग 34% के आसपास बेरोजगारी दर है। सेकंड नंबर पर अपना प्यारा जो राजस्थान है वो दूसरी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, लगभग 24.1% के आसपास है। और सबसे कम कहाँ पे? कर्नाटक, गुजरात वगैरह के अंदर। कर्नाटक के अंदर सबसे कम बेरोजगारी दर है, यानी 1.4%। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। डाटा वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर महीने ये रिपोर्ट वगैरह जारी करते हैं। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन वीडियो वगैरह आप ज़रूर शेयर कर देना अपने जो भी करीबी यार दोस्त वगैरह हैं।